अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अदनान हारून और आज हम कैश बुक 3 कॉलम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में, जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, उसमें कैश बुक की पूरी डिटेल इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि 2 कॉलम, 1 कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है और उनमें किस तरह से कॉलम बनाए जाते हैं। आज का सवाल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड 2008 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले हम कैश बुक में बैलेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ आपको बैलेंसेस बताए हुए ऑलरेडी, मैं रिपीट कर देता हूँ पढ़ के आपको। द बैलेंस इन कैश एंड हैंड एंड द बैंक वर ₹24,000 एंड 36,000। तो दोनों कैश और बैंक के बैलेंस हमें बताए हुए हैं, वो हम बैलेंस लिख के रिसीविंग साइड पे यानी रिसिप्ट साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि कैश हमारे पास 24,000 पड़ा हुआ है और बैंक हमारे पास 36,000 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कैश सेल्स ऑफ ₹15,000 विच इंक्लूड्स अ चेक ₹5,000। यहाँ हमारी सेल हुई है 15,000 रुपये की, जिसमें 5,000 रुपये का एक चेक भी इंक्लूड है। लेकिन क्योंकि चेक को हमने बैंक में जमा नहीं करवाया है, तो हम उसको कैश ही एज्यूम करेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंपल कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्योंकि ये रिसीविंग पार्ट है, जब रिसीविंग पार्ट है तो हम उसे यहाँ रिसीविंग साइड पे लिखेंगे यानी रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, इसलिए हमने सेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा और वो 15,000 रुपये हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पे। कैश ₹5,000 एंड चेक ऑफ दिसंबर फंड्स वर डिपॉजिट इनटू द बैंक। यानी कैश हमने 5,000 रुपये और जो चेक हमने इससे पहले रिसीव किया था, ये दोनों मिला के टोटल हमने बैंक में जमा करवा दी। जब बात डिपॉजिट की होगी तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वो जो दोनों तरफ आ रही होती है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। तो इस एंट्री को पहले देख लेते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या बन रही है। ट्रांजैक्शन इसकी बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं और हमारे पास से कैश चला गया। जब बैंक में पैसे बढ़ गए हैं तो बैंक, क्योंकि हमारे पास रिसीविंग पोर्शन पे आएगा, तो उसके अपोजिट में लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ कैश। हमने कैश डिस्क्रिप्शन में लिखा, कॉन्ट्रा हमने पोस्ट रेफरेंस में रिकॉर्ड में लिखा और बैंक में 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि हमारे पास बैंक बढ़ गया है तो हमने रिसीविंग में बैंक में पैसे डाल दिए। दूसरी जानिब साथ साथ हमने, क्योंकि ये पेमेंट कर दी है 10,000 की, तो अब ये पेमेंट में भी रिकॉर्ड होगी। जब पेमेंट में रिकॉर्ड होगी तो हमने ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिखा बैंक डिपॉजिट, कॉन्ट्रा हमने पोस्ट रेफरेंस में रिकॉर्ड किया और कैश कॉलम में 10,000 रुपीज़ लिख दिए। क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ कैश में पेमेंट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करती है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये दोनों तरफ आ रही है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री कह रहे होते हैं। इसके बाद वाली एंट्री पे चलते हैं। नंबर 7, रिसीव पेमेंट फ्रॉम MS होंडा अटलस कार ऑनलाइन 5,000। ठीक है जी, यहाँ हमने पैसे वसूल किए हैं। जब पैसे वसूल किए हैं तो सिंपल इज दैट कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है तो ये रिसीविंग साइड का हिस्सा है। तो जब कैश डेबिट हुआ तो हमने एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल लिखा, ठीक है, और कैश कॉलम में 5,000 लिख लिए। याद रहे कि ये रिसिप्ट में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमारे पास ये पैसा आ रहा है या पैसा बढ़ रहा है, हमने इसलिए इसको रिसिप्ट साइड पे लिखा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एंट्री नंबर 9, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000, इसका मतलब ये है कि हमने अब सामान बेचा है, तो कैश में बेचा है तो ये पैसा हमें मिलेगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। ये एंट्री भी हमारे पास रिसीविंग साइड पे आ रही है और जब एंट्री रिसीविंग साइड पर आ रही है तो हम उसको रिसिप्ट वाले पोर्शन में लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर में हमने सेल्स, क्योंकि जो एंट्री का अपोजिट पोर्शन था वो डिस्क्रिप्शन में लिखा और हमने कैश में वो पैसा रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये 10,000 हमने जो सेल हुई है वो हमने कैश में यहाँ पर 10,000 रिकॉर्ड कर लिए है। ये यहाँ क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि हमने वसूल किया है, तो ये रिसिप्ट का पोर्शन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी एंट्री जो ये जाहिर कर दे या जिससे हमें ये पता लग जाए कि अब हम इसमें रिसीविंग कर रहे हैं, यानी जो भी कुछ रिसीव होगा वो रिसिप्ट पोर्शन पे जाएगा और जो भी कारोबार में पे हो रहा होगा वो पेमेंट साइड पे जाएगा। ठीक है जी, अगली एंट्री पे चलते हैं। एंट्री नंबर 12, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹15,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर प्राइवेट यूज। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 पोर्शंस पे बनी हुई है। पहले हमने विड्रॉ किया बैंक से 15,000 फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। जब हम बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट।
जी हाँ, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट यानी कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं तो ये एंट्री कॉन्ट्रा हो गई, ठीक है जी, ये दोनों तरफ आ रही है। बट इसमें देखना ये है कि कैश क्योंकि हमारे पास आ रहा है तो हम उसको रिसिप्ट पोर्शन पे लिख देंगे, और हमारे बैंक से हमने पैसे निकालने हैं तो वो बैंक से निकल गए, तो बैंक जो से जब पैसा निकल जाएगा तो वो हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इस एंट्री को रिकॉर्ड किस तरह से किया है हमने, यहाँ हमने बैंक लिखा, ऑफिस यूज लिख के रिसीविंग साइड पे, ठीक है जी, पोस्ट रेफरेंस में कॉन्ट्रा लिखा, और कैश कॉलम में क्योंकि ऑफिस यूज के लिए पैसे निकल आए 15,000 रुपये तो वो 15,000 हमने कैश कॉलम में लिख लिया। दूसरे पोर्शन में जब हम पेमेंट साइड पे जाएंगे तो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैश ऑफिस यूज कॉन्ट्रा रेफरेंस दिया, ठीक है, और वो 15,000 क्योंकि बैंक से निकल गए हैं, और बैंक से जब निकल गए तो हमने उसको बैंक साइड पे रिकॉर्ड कर लिया है। अगली एंट्री पे चलते हैं इसके पोर्शन की 2,000 फॉर ऑफिस और प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज़ के लिए सिंपल हमने कारोबारी खर्चे के लिए नहीं बल्कि ज़ाती खर्चे के लिए अब ये पैसा निकाला है। तो जब ज़ाती खर्चे के लिए पैसा निकालते हैं तो उसके लिए जो एंट्री बनाई जाती है वो एंट्री बनती है ड्राइंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, क्योंकि यहाँ बैंक से पैसा निकला है तो हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। ड्राइंग हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा और जो बैंक है उसके ज़रिए हमने 2,000 पे कर दिया। इसके बाद चलते हैं अगली एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर अकरम ऑफ ₹19,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ₹1,000, यानी हमने पैसे वसूल किए हैं 19,000 रुपये और साथ में 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है, यानी हमें टोटल 2,000 रुपीज़ जो है वो रिकॉर्ड करने थे। अब 20,000 हमने रिकॉर्ड करने थे। अब इस एंट्री में क्योंकि हमने 19,000 वसूल किए हैं और 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है, तो क्योंकि ये रिसीविंग पोर्शन की एंट्री है क्योंकि हमने पैसे वसूल किए, तो हमने एंट्री नंबर 18 अकाउंट रिसीवेबल लिखा, नाम लिखा, ठीक है जी, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने तो हमने 1,000 रुपये डिस्काउंट में रिकॉर्ड किए, और चेक अभी बैंक में जमा नहीं हुआ तो हम उसको कैश एज्यूम करेंगे, इसलिए हमने कैश में 19,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर 22 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। यहाँ पे एक एक्सपेंस है जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस सिंपल डेबिट हो रहा है और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट होगा। अब ये क्योंकि पेमेंट साइड की एंट्री है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पे, हमने डेट लिखी, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और फिर उसको बैंक के कॉलम से कट आउट कर दिया, यानी बैंक में हमने ये पेमेंट रिकॉर्ड कर ली। अगली एंट्री पे चलते हैं, इशू अ चेक टू मिस्टर सरदार फॉर ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹16,500। अब हमने यहाँ चेक इशू किया है, ठीक है, और चेक हमने जो इशू किया है वो 15,000 रुपये का है, जबकि हमें उन्हें देने थे 16,500 रुपये, तो 1,500 रुपये हमने कम दिए, वो हमें डिस्काउंट की सूरत में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये एंट्री पेमेंट की है तो ये पेमेंट पोर्शन पे जाएगी क्योंकि हम पे कर रहे हैं। हमने अकाउंट्स पेबल लिखा, सिंपल डिस्काउंट पे गए और 1,500 रुपये रिकॉर्ड किए, और बैंक से क्योंकि हमारे ये पैसे निकल जाएंगे 15,000 रुपये जो हमने पे किए हैं, तो हम बैंक से क्योंकि ये पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक के कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद आखिरी एंट्री पे चलते हैं 28 डिपॉजिट द चेक ऑफ मिस्टर अकरम। अब हमने मिस्टर अकरम का जो चेक है वो बैंक में जमा करवा दिया है। जब मिस्टर अकरम का चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया है तो ये एंट्री क्योंकि हमारे पास जमा करवाने की तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट ये एंट्री बन रही है, ठीक है, ये दोनों तरफ आ रही है। जब दोनों तरफ आ रही है तो ये कॉन्ट्रा होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिसीविंग साइड पे कैश लिख के डिपॉजिट लिखा और हमारे पास बैंक में ये वाले 19,000 रुपये अब यहाँ बैंक में रिकॉर्ड हो गए क्योंकि हमने ये बैंक में जमा करवा दिए। और साथ साथ क्योंकि हमारे पास से ये कैश चला गया है चेक की सूरत में, तो ये 19,000 हमने कैश में रिकॉर्ड कर लिए पेमेंट साइड पे, अपोजिट में उसके बैंक लिखा, ठीक है, और वो पेमेंट हमने कैलकुलेट करके यहाँ रखी और उसे पे कर दिया। ये तो खैर एक फॉर्मेट था जिसमें हम एंट्रीज की पुटिंग करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जिस स्टूडेंट की जनरल एंट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको कैश बुक बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो एंट्रीज को मेंटली तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी पुटिंग करते हैं। जो एक्चुअल कैश या बैंक होता है वो हमने रिकॉर्ड किया और उसका जो अपोजिट वर्ड आ रहा होता है एंट्री का वो हम डिस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बैलेंसिंग करनी है। ख्याल रखिएगा लाइन्स का कि जो लाइन्स मैंने लगाई हुई हैं ये एक साथ ही लेनी और हमने सबका टोटल कर लिया, यानी आपने कैश का टोटल किया, बैंक का किया, फिर पेमेंट साइड पे भी कैश, बैंक और परचेज स्टोर इन सब के टोटल की। फिर हम इसको कैलकुलेट करके बैलेंस करेंगे कि कौन सा अकाउंट कैश या बैंक बड़ा है या कम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कैश 88,000 और जब हमने यहाँ टोटल किया कैश तो ये बनता है 29,000, तो यहाँ पैसे कम है, हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और वो डिफरेंस 59,000 है जो हम यहाँ मिलाएंगे, उसको
बैलेंस CD कहा जाएगा। ठीक है जी। फिर हम जब इनका टोटल करेंगे तो ये देख लीजिए 88,000 आ रहा है, वही 88,000 जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बैंक में हम चलते हैं तो बैंक में हमारे पास 65,000 रुपीज़ रखे हुए हैं। इस 65,000 रुपीज़ के साथ हम जब इस बैंक कॉलम में गए तो यहाँ 36,000 पड़े हुए हैं। यहाँ भी हमारे पास पेमेंट साइड पे बैंक में कम है, तो हमने दोनों बैंक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके डिफरेंस निकाला। वो डिफरेंस निकाल के हमने यहाँ 29,000, क्योंकि इस जगह पर अमाउंट कम था, हमने यहाँ रिकॉर्ड किया एज ए बैलेंस शीट। और फिर उसके बाद हमने इसका टोटल किया तो ये देख लें आपके टोटल बराबर हो गए। हम परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट का टोटल नॉर्मली जो ऊपर होता है वही लिख देते हैं, इसमें CD और BD का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ही लाइन में टोटल करने हैं, ठीक है जी, और एक ही लाइन में सब टोटल करने हैं। और उसके बाद ये डबल लकीरें वगैरह जो है ये आपको वैसे भी पता ही होंगी, मैं फिर बता देता हूँ कि डबल लकीर टोटल पे लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो भी CD के बैलेंस थे उस महीने की एंड के, जो ये दोनों अमाउंट थे, वो हम उसकी अपोजिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी बैलेंस BD, ठीक है, ये 59,000, ये 29,000, ये दोनों कैश और बैंक के ये CDs हैं जो हमने उठा के यहाँ रख ली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे यहाँ कैश बुक को ग्राफिकली तौर पर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि नंबर पूरे बराबर हो। ख्याल क्या रखना होगा कि आपके कॉलम्स जो है बिल्कुल बराबर हो, किसी तरह का कोई इशू ना आ रहा हो। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो को भी कंसंट्रेट करेंगे जो कि मैंने कैश बुक के लिए बनाई थी या इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे यूट्यूब पे कमेंट में डिस्कस कर सकता है, या मेरा नंबर है 0345241169, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे मैसेज के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। और आखिर में मेरा ये यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस अपलोड होकर बच्चे देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।